हेलो दोस्तों, नमस्कार। देहरादून स्टडी पॉइंट में स्वागत है आप सभी का और मैं हूं मोहित सिंह रावत। दोस्तों, यहाँ पे जो कल परसों एग्जाम हुआ था यूकेपीएससी का, जो एई वाला एग्जाम था, उसका हिंदी का जो सेट था वह हम यहाँ पे सोल्व कर रहे हैं। पूरे 100 क्वेश्चन है और इन्हें हम यहाँ पे डिटेल से डिस्कस करेंगे। देखिए दोस्तों, कोशिश है 100% यहाँ पे एक्यूरेट होगा, लेकिन एक दो क्वेश्चन पे थोड़ा डाउट है। अगर वे गलत होते हैं तो नीचे जो कमेंट बॉक्स होगा वहां पे इसका जो राइट आंसर होगा वो पिन करवा देंगे। तो एक बार कमेंट बॉक्स पे जरूर देखिए। तो डिस्कस करते हैं दोस्तों। पहला क्वेश्चन है कि 10 वर्षों का जो समूह होता है वो क्या कहलाता है। तो 10 वर्षों के समूह को कहते हैं, जो ऑप्शन नंबर सी है, यानी दशाब्दी। 10 वर्षों की जो अवधि है उसे कहते हैं दशाब्दी, या 10 वर्षों का जो समूह है उसे भी क्या कहेंगे, दशाब्दी। शतक यानी 100, सहस्त्राब्दी यानी 1000 वर्षों का समूह, और शताब्दी यानी 100 वर्षों का समूह। क्वेश्चन नंबर 2 है यहाँ पे कि अनीक का तात्पर्य क्या है। देखिए दोस्तों, अनीक अनीक कहते हैं, जो आपके पास ऑप्शन नंबर बी है, यानी सेना। अनीक कहते हैं सेना को। और अवनी की बात करें, अवनी यानी पृथ्वी। सुरपति, सुर यानी जो देवता है, पति यानी स्वामी यानी इंद्र हो गया। और वन की बात करें तो आप सभी जानते हैं, जैसे कानन वगैरह हो गया। तो ऑप्शन नंबर बी राइट है। क्वेश्चन नंबर 3 है यहाँ पे, जिसका कोई शत्रु पैदा ही नहीं हुआ हो। बहुत इंपॉर्टेंट है, और इसका जो राइट आंसर है वो है अजात शत्रु, ऑप्शन नंबर सी। यानी जिसका कोई भी शत्रु पैदा नहीं हो उसे कहते हैं अजात शत्रु। और दोस्तों, यहाँ पे एक क्वेश्चन आपको पूछना चाहूंगा कि अजात शत्रु का संबंध, इतिहास में जब बात कर रहे हैं तो अजात शत्रु का संबंध किस वंश से है, यानी अजात जो शत्रु है वो किस वंश से संबंधित है। इसका आंसर आप नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर दें, बहुत इंपॉर्टेंट है। इनका जो वंश थे इसे पितृहंता वंश भी कहते थे। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट है। क्वेश्चन नंबर 4 है यहाँ पे कि जहां उपमेय में उपमान की संभावना हो, जहां उपमेय में उपमान की संभावना हो वहां पर कौन सा अलंकार होता है। देखिए, वहां पर जो अलंकार होता है वो होता है जो ऑप्शन नंबर बी है, यानी उत्प्रेक्षा अलंकार। देखिए, लगभग लगभग जो अलंकार है, एक ना एक प्रश्न आपको पूछा जाता है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है इन सभी की परिभाषा, इन सभी के लगभग 5-5, 10-10 एग्जाम्पल याद करना बहुत इंपॉर्टेंट है। एक ना एक प्रश्न आपको, ये एक एक नंबर आपको दिला कर जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 5 है कि सब कुछ जानने वाला। सब कुछ यानी जो सब कुछ जानता है वो ऑप्शन नंबर सी, यानी सर्वज्ञ हो गया। अल्पज्ञ यानी जो कम जानता हो, सर्वस्व यानी सब कुछ। मर्मज्ञ यानी ऐसी बात जो गूढ़ बातें होती है उन्हें जानने वाला, उसे कहते हैं मर्मज्ञ। क्वेश्चन नंबर 6 यहाँ पे कि साकार शब्द का विलोम है। देखिए, साकार शब्द का जो विलोम होगा वो होगा ऑप्शन नंबर जो डी आपको दिखाई दे रहा है, निराकार। निराकार साकार का विलोम, निराकार साकार का विलोम। तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 7 की बात करते हैं, और क्वेश्चन नंबर 7 है कि निम्नलिखित में से घर का पर्यायवाची नहीं है। देखिए, गृह बिल्कुल होता है, आलय भी होता है, सदन भी घर को कहते हैं, ग्रह नहीं कहते हैं। ग्रह तो ये होता है जो यहाँ पे ऑर्बिटर वगैरह होते हैं, सैटेलाइट्स वगैरह, तो यह ग्रह है। देखिए दोस्तों, यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी इसका राइट है। अब क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 8 है कि निम्नलिखित शब्दों में यण संधि का उदाहरण है। अब देखिए, यण संधि का पहचानने की एक बहुत सिंपल तरीका होता है कि अगर आप विच्छेद करते हो तो या बने, वाह बने, या फिर रा बने। अगर यह तीनों शब्द बनते हैं तो समझ जाना कि वो यण संधि है। निष्फल की बात करते हैं। देखिए, निष्फल में अगर आप इसका विच्छेद करोगे, निष्फल की अगर दोस्तों आप यहां पे विच्छेद करोगे तो ये कैसे बनेगा, तो निश्चल अगर आप यहां पे बनोगे तो यह बनेगा निह धन फल। तो यानी इसका मतलब तो ये हुआ कि विच्छेद क्या है, विसर्ग संधि है। शिवालय, शिव धन आलय, यानी क्या हो गया, दीर्घ संधि हो गया। महोत्सव, देखिए महोत्सव की बात करते हैं, महाधन उत्सव, महाधन उत्सव, यानी यहां पे क्या आया, आ आया, यहां पे ऊ आया, और क्या बना, ओ बना। तो ये तो गुण संधि का एग्जांपल हो गया। देखिए देखिए दोस्तों, गुण संधि के पहचान होती है कि दो अलग अलग परिवार जुड़ेंगे, यानी जैसे आ एक परिवार, ई दूसरा परिवार, ऊ तीसरा परिवार। तो दो अलग अलग परिवार जुड़ेंगे, तो दो अलग परिवार जुड़ गए, और उसके बाद जो शब्द बनेगा वो तीसरा ही बनेगा। तो इसे क्या कहते हैं, इसे कहते हैं गुण संधि। तो महोत्सव तो गुण संधि का एग्जांपल हो गया। अब देखिए दोस्तों, यहां पे अगर हम बात करते हैं यण संधि की, तो यह है यद्यपि। यद्यपि इसे कैसे होगा, अगर आप इसे निकालने की कोशिश करोगे तो यह होता है यदि, यदि धन अपि, यदि धन अपि। अब यदि धन अपि का मतलब क्या हो गया, यदि यानी ई बना, और फिर क्या बना, आ बना, ई धन आ। तो ई धन आ क्या हो गया, देखिए दोस्तों, ई धन आ क्या बना, यहां पे यह बना या बना।
तो या क्या आता है, यण संधि आता है, यद्यपि। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही है। नौवां क्वेश्चन है कि उसने कुछ नहीं खाया, वाक्य में कुछ है। कुछ नहीं खाया, वाक्य में कुछ है। अब देखिए दोस्तों, उसने कुछ नहीं खाया, कुछ क्या हो सकता है? देखो, निजवाचक सबसे पहले आप डिलीट करोगे, प्रश्नवाचक तो यहां पे है ही नहीं, तो यह भी डिलीट करोगे। अब दो चीजें आए कि अनिश्चयवाचक और सर्वनामवाचक। तो प्रश्न यहां पे पूछा है कुछ, तो कुछ जो शब्द है वो होता है अनिश्चित, यानी कुछ मतलब कुछ भी हो सकता है ना, एक फिक्स तो नहीं है। तो कुछ किस में आएगा? वो आएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी अनिश्चित वाचक जो सर्वनाम है उसके अंतर्गत आएगा। क्वेश्चन नंबर 10 है यहां पे, पुष्प की अभिलाषा नामक जो प्रसिद्ध कविता है वो किसने लिखी है? पुष्प की अभिलाषा बहुत प्रसिद्ध है, काफी प्रसिद्ध है। चाह नहीं मैं सुरबाला के गहनों में गूथा जाऊं। तो यह जो कविता है वो है माखनलाल चतुर्वेदी की, बहुत इंपॉर्टेंट कविता है। क्लास 5 या 6 में हमने पढ़ी थी और अभी तक वो जो कविता है याद है। काफी इंपॉर्टेंट कविता है माखनलाल चतुर्वेदी की। क्वेश्चन नंबर 11 है, संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द क्या कहलाते हैं? जी दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी, यानी सर्वनाम कहते हैं। संज्ञा के स्थान पर जो शब्द प्रयोग होते हैं उसे क्या कहते हैं? सर्वनाम कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है, निम्नलिखित में से उचित मुहावरे का चयन कर इस जो रिक्त स्थान है उसे पूरा कीजिए। देखिए, अजय तो जी चुराता है, पढ़ाई के अलावा कुछ भी नहीं करता, बिल्कुल गलत होगा दोस्तों। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी किताबी कीड़ा होना। अजय तो किताबी कीड़ा है, पढ़ाई के अलावा और कुछ काम करता ही नहीं है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। अगला क्वेश्चन है 13वां क्वेश्चन की, अंबर पनघट में डूबो रही तारा घट उषा नागरी। अब देखिए दोस्तों, जैसे कि मैंने शुरू में बोला था आपको कि लगभग 10-10 एग्जाम्पल सभी जितने भी अलंकार हैं उनके याद करने हैं 100%, या यूं कहे दोस्तों कि 90 से 99% तक यही एग्जाम्पल बार बार पूछे जाते हैं। तो 10-10 एग्जाम्पल जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो आप याद कर दें सभी अलंकारों के, और आपका एक भी प्रश्न अलंकार से गलत नहीं होगा। तो फिलहाल अंबर पनघट में डुबो रही, देखिए अंबर पनघट में डुबो रही, इसका जो एग्जाम्पल है वह है रूपक अलंकार का। तो ध्यान रखना ऑप्शन नंबर सी इसका राइट है। हिंदी साहित्य के किस काल को स्वर्ण युग का क्या कहा जाता है? स्वर्ण युग कहा जाता है हिंदी साहित्य के किस काल को? देखिए, इसे कहते हैं भक्ति काल को। ऑप्शन नंबर बी सही है। और यहीं पर अगर किसी राजा के काल को पूछते तो वहां पे अकबर आ जाता कि अकबर के जो काल है उसे हिंदी का स्वर्ण काल कहते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी भक्ति काल को हम स्वर्ण काल कहते हैं, स्वर्ण युग कहते हैं। अगर किसी राजा के संदर्भ में पूछता तो वह अकबर होता। क्वेश्चन नंबर 15 है, हाथ कंगन को आरसी का क्या अर्थ हो गया? हाथ कंगन को आरसी क्या, बहुत बार पूछा जाता है और सरल भी है, मतलब प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं है। ऑप्शन नंबर यानी जो डी है यह सही होगा। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 16 है यहाँ पे, उसने पुस्तक पढ़ी है, इस वाक्य में काल है सामान्य भूतकाल, आसन भूतकाल, सामान्य वर्तमान काल या संदिग्ध भूतकाल। देखिए, इसका तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यानी आसन भूतकाल। अब शायद बहुत से स्टूडेंट ऐसे होंगे जिन्हें यह समझ ना आता हो कि काल को कैसे पता करते हैं कि यह कौन से काल का है। तो देखिए दोस्तों, मैं यहाँ पे आपको केवल 2 समझा देता हूं और बाकी क्लासेस जब हिंदी के हम लेंगे वहां पे आपको समझाएंगे। देखिए, सामान्य भूतकाल आप पहले समझिए। देखिए, मान के चलो कि यहाँ पे हम बात कर रहे हैं अभी सामान्य भूतकाल की। किसकी बात कर रहे हैं? सामान्य भूतकाल की। तो अगर हम सामान्य भूतकाल की बात कर रहे हैं तो इसकी पहचान होती है, कोई भी धातु होगी और धातु में अगर आप क्या जोड़ोगे, आ ई या बड़ी ई कहे, आ ई ए, या फिर चुका, चुकी, चुके, यह जो शब्द है, देखिए दोस्तों, धातु में प्लस ये जुड़ेंगे, जैसे ये प्रत्यय जुड़ेंगे, जैसे आ जुड़ेगा, ई जुड़ेगा, ए जुड़ेगा, या फिर चुका जुड़ेगा, चुकी जुड़ेगा, चुके जुड़ेगा, या फिर या ये ई, या ये और ही। आप समझे नहीं होंगे, एग्जाम्पल के माध्यम से आपको समझाने की कोशिश करता। जैसे मैंने यहां पे एक चीज लिखा कि कविता ने पुस्तक पढ़ी। क्या लिखा दोस्तों? यहां पे लिखा मैंने कविता ने पुस्तक पढ़ी। देखिए दोस्तों, यहां पे लिखा कविता ने पुस्तक पढ़ी। अब एक चीज समझिए, देखिए धातु क्या है, इसमें पढ़ धातु है, यानी अगर हम साधारण से बात करें तो पढ़ ये शब्द हुआ ना, तो ये धातु हो गया। अब धातु में यहां पे जो प्रत्यय जुड़ रखा है वो कौन सा जुड़ रखा है? ई जुड़ रखा है, तब जाके पढ़ का पढ़ी हुआ।
तो इस प्रकार के जो धातु होती है, जैसे धातु यहां पे हो गया और धातु में ये शब्द जुड़े आ, ई, ए या फिर चुका, चुकी, चुके, या ये, इसमें से कोई भी शब्द जुड़ता है तो वह आते हैं सामान्य भूतकाल की। लेकिन अगर यहीं पर सेम वाक्य में ऐसा कहता कि कविता ने पुस्तक पढ़ी है, अब देखिए मैंने यहां पे है जोड़ दिया, इस है ने इस वाक्य को क्या कर दिया है, आसन कर दिया है। आसन, आसन का मतलब होता है सबसे निकट, यानी आसन, आसन भूतकाल, तो ये आता है आसन भूतकाल में। आसन भूतकाल की पहचान क्या है? आसन भूतकाल की पहचान ये है कि धातु आएगी, जैसे सामान्य भूतकाल आ गया, मान के चलो ये आ गया सामान्य भूतकाल। सामान्य भूतकाल की पहचान कैसी होगी? धातु में ये शब्द उसके पीछे जुड़ेंगे, या तो आ जुड़ेगा, या फिर ई जुड़ेगा, या फिर ए जुड़ेगा, चुका, चुकी, चुके, कुछ भी जुड़ सकता है, या फिर या, ये, ई। यहां पे जो 8 ये शब्द आपको दिखाई दे रहे हैं, जो 8 प्रत्यय आपको दिखाई दे रहे हैं, यह जुड़ते हैं तो सामान्य भूतकाल होता है। और सामान्य भूतकाल में, यानी यहां पे जो हमने सामान्य भूतकाल लिखा है, सामान्य भूतकाल, इस सामान्य भूतकाल में ध्यान रखना इसके पीछे क्या जुड़ेगा? यदि जुड़ता है या फिर हैं, या फिर यहां पे अगर हैं, हूं, या फिर यहां पे बात करें हो, तो देखिए दोस्तों, अगर ये शब्द जुड़ते हैं सामान्य भूतकाल में, हैं, हूं, हो, यह शब्द जुड़ते हैं तो वो आसन भूतकाल में चला जाता है। आसन भूतकाल यानी जो चीजें भूतकाल में तो हुई थी लेकिन अभी अभी हुई थी, तो बहुत निकट का समय होता है और इसे कहते हैं आसन भूतकाल। तो इसका आंसर भी यही है, उसने पुस्तक पढ़ी, अगर इतना पूछा जाता तो यह आता सामान्य भूतकाल में। उसने पुस्तक पढ़ी है, सामान्य भूतकाल में है जुड़ गया है, तो यह आएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी आसन भूतकाल में। तो क्वेश्चन का 16 का क्या हो गया? ऑप्शन नंबर सी राइट हो गया। क्वेश्चन नंबर 17 है, प्रेरणार्थक क्रिया कौन सी है? प्रेरणार्थक क्रिया यानी जब किसी को हम प्रेरणा दे रहे हैं तो प्रेरणा किस में दी गई है? चलवाने में दी गई है, यानी चलवाना, तो यह प्रेरणार्थक हुआ। क्वेश्चन नंबर 18 है कि दोहा किस प्रकार का छंद है? देखिए, जो दोहा है वो एक मात्रिक प्रकार का छंद है, और मात्रिक का भी जो अर्ध सम मात्रिक होता है उसका प्रकार है। तो वैसे तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होना चाहिए, लेकिन यहां पे अर्ध सम मात्रिक ऑप्शन में नहीं है, अर्ध सम मात्रिक ऑप्शन में नहीं है, तो शायद डी भी हो, लेकिन ये थोड़ा कंफ्यूज वाला क्वेश्चन है। वैसे मैक्सिमम चांस है कि आयोग इसका आंसर मात्रिक माने, क्योंकि दोहा एक मात्रिक है, मात्रिक का भी एक प्रकार होता है सम मात्रिक, सम अर्ध मात्रिक, वह दोहा होता है। अगर दोहे की बात करें दोस्तों, तो दोहे में एक चीज आपने देखा होगा कि 13 की मात्रा, 13, 13, 11, 11, यानी ये मात्राएं होती है दोहा में। यानी अगर बात करें पहला और तीसरा, यानी जो पहली लाइन और तीसरी लाइन होगी वहां पे 13 मात्रा होंगी, और जो दूसरी और चौथी लाइन होगी वहां पे 11 की मात्राएं होंगी। तो यह चीजें अक्सर क्या करती है, पूछ लिए जाते हैं। तो यहां तक दोस्तों ये हो चुका है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। यहां पे क्वेश्चन नंबर है, अब यहां पे क्वेश्चन नंबर 19 है, लालटेन किस भाषा का शब्द है? देखिए, लालटेन जो शब्द है वो अंग्रेजी भाषा से आ रखा है, ऑप्शन नंबर डी इसका सही है। करुण का स्थायी भाव क्या है? करुण, देखिए करुण का आपको क्या बताना है? स्थायी भाव बताना है, तो करुण का स्थायी भाव होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी शोक। क्रोध की बात करते हैं, देखिए क्रोध के अंतर्गत क्या आता है? जब हम क्रोध की बात करते हैं तो वो आता है रौद्र रस। क्या आता है? रौद्र रस, तो रौद्र रस आता है क्रोध के अंतर्गत। वैराग्य की बात करते हैं तो वैराग्य आता है शांत रस के अंतर्गत, शांत, जिसे हम निर्वेद भी कहते हैं, तो वैराग्य आता है शांत के। और भय की बात करें तो भयानक रस के अंतर्गत आता है। क्वेश्चन नंबर 21 है, और 21 है कि लोकोक्ति का चयन करना है कि लोकोक्ति कौन सी है इसमें। देखिए, लोकोक्ति यानी कोई बात जो कही गई है शुरुआत में और वही चलती आ रही होगी, तो इसका तो राइट आंसर हो गया दोस्तों, घर का भेदी लंका ढाए। सिंपली बात है, किसके लिए बोला जाता है? ये विभीषण के लिए बोला जाता है, तो ये लोकोक्ति है जो शुरू से ही चलती आ रही है, तो ऑप्शन नंबर ए सही होगा। क्वेश्चन नंबर 22 है कि निम्नलिखित में से देशज शब्द कौन सा है? देशज यानी जो देशज है, देश में जो जन्मा है, तो वह है अक्खड़ शब्द, क्षण, सर्प, शकुन। ये तीनों क्या है? तत्सम शब्द है, यानी तत्सम शब्द के अंतर्गत आ सकते हैं, लेकिन अक्खड़ शब्द क्या है? देसी शब्द है, ठेठ देसी शब्द। क्वेश्चन नंबर 23 है, अग्नि का पर्यायवाची शब्द नहीं है। अग्नि, देखिए अग्नि का पर्यायवाची शब्द जो नहीं है वह है ऑप्शन नंबर सी, यातुधान। यातुधान क्या होता है फिर? देखिए, हुताशन, कृषाणु, बेश्वानर, यह तीनों क्या है? यह तीनों आग के पर्यायवाची शब्द है, अग्नि के पर्यायवाची शब्द हैं। यातुधान का मतलब होता है राक्षस। क्या होता है? राक्षस, राक्षस, या इसे कहे निशाचर, रजनीचर, तो यह होता है यातुधान। क्वेश्चन नंबर यहां पे 24 है, निम्नांकित में कौन सा वाक्य शुद्ध है? शुद्ध वाक्य की बात करनी है,
तो देखिए शुद्ध वाक्य में आएगा, जैसे ये हमारे यहाँ तरुण नवयुवक, अब तरुण की बात की गई है, नव भी लगाया गया है, तो एक साथ दोनों नहीं आ सकते, ये गलत हो गया। क्वेश्चन नंबर सी है, ऑप्शन सी है कि हमारे यहाँ नव तरुण, यह भी गलत। हमारे हमारे यहाँ शिक्षा नव तरुण पाते हैं, यह भी गलत। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर बी ही इसका सही होगा कि हमारे यहाँ नवयुवक शिक्षा पाते हैं। साधारण सी बात कही है, और यहाँ पे नव और तरुण एक ही चीज बता दी गई है, यानी तरुण का मतलब वही होगा ना कि जब कोई चीज क्या होती है, पनपती है, नई बनती है, तो तरुण वही होता है, तरुण अवस्था। तो ऑप्शन नंबर बी ही इसका सही होगा। क्वेश्चन नंबर 25 है, संबंधवाचक संज्ञा नहीं है। अब बहुत से स्टूडेंट कंफ्यूज होंगे इसमें कि ऑप्शन बी इसका सही होगा या ऑप्शन ए इसका सही होगा। देखिए ऑप्शन ए इसका सही होना चाहिए, ये संबंधवाचक जो संज्ञा है, संबंधवाचक संज्ञा ये नहीं है। देखिए ससुराल यानी ससुराल कहते हैं, यानी जो ससुर का घर या सास का घर वो ससुराल आ गया, यानी यहाँ पे तो रिलेशन बन रहा है ना, तो ये संबंध है। भतीजा ये भी एक संबंधवाचक बन रहा है। मामा, मामा भी क्या है, एक संबंध से रिलेटेड है। अब नौनिहाल, देखिए बहुत से स्टूडेंट यहाँ पे ये सोचते होंगे कि नौनिहाल का मतलब ननिहाल। देखिए ननिहाल अलग चीज होती है, ननिहाल होता है नानी का घर, नानी का गांव या नानी से जो संबंधित है, लेकिन ये ननिहाल नहीं है, ये नौनिहाल है। और नौनिहाल का मतलब क्या होता है, देखिए दोस्तों नौनिहाल आपको ध्यान रखना है, नौनिहाल बोलते हैं ये किशोरावस्था को बोलते हैं, किसी बालक की किशोरावस्था जब वो बढ़ता चलता है तो उस अवस्था को बोलते हैं नौनिहाल। यानी हम इसे एक पौधे के रूप में भी ले सकते हैं, जब पौधा विकसित होता है तो उसे नौनिहाल भी कहते हैं। तो नौनिहाल यहाँ पे सही होगा, ये संबंधवाचक से संबंधित बिल्कुल भी नहीं है। क्वेश्चन नंबर 26 की बात करेंगे। आंख रखना मुहावरे का क्या होगा? आंख रखना मतलब जासूसी करना, निगरानी रखना, तो ऑप्शन नंबर जो डी होगा वह सही होगा। क्वेश्चन नंबर 27 है कि निम्नलिखित में से अधिकरण कारक, अधिकरण यानी जैसे आपने बार बार पढ़ा है, कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए, है ना, तो अधिकरण होता है में पर, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। क्वेश्चन नंबर यहां पे बात करते हैं 28वां है कि निम्नांकित में अशुद्ध शब्द का चयन कीजिए। देखिए दोस्तों ये सभी सही है, ऑप्शन नंबर जो बी है वो गलत है। अनाधिकार नहीं होता, ध्यान रखना, हम पढ़ते ही गलत है। अनाधिकार, अनाधिकार कोई शब्द नहीं है, वह है अनधिकार। क्या है? अनधिकार, तो अनधिकार इसका सही है, ऑप्शन नंबर जो बी होगा वही इसका सही होगा। अना गलत होता है, अन सही होता है। क्वेश्चन नंबर 29 है शारीरिक पीड़ा के लिए प्रयुक्त शब्द है। अब कोई स्टूडेंट यहाँ पे यातना पे गया होगा। देखिए दोस्तों थोड़ा कंफ्यूजिंग जरूर है ये क्वेश्चन, लेकिन 99% से ज्यादा चांस है ऑप्शन नंबर ए इसका सही है। यातना का मतलब होता है कष्ट देना, कष्ट कैसे भी हो सकता है, शारीरिक हो सकता है, मानसिक हो सकता है, लेकिन जो व्याधि शब्द है वो शारीरिक जो कष्ट होता है उसके लिए यूज होता है, तो ऑप्शन नंबर ए ही इसका सही होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 30 की बात करेंगे, और क्वेश्चन नंबर 30 यहाँ पे आपसे पूछा है कि पश्चिम हिंदी का विकास निम्नलिखित में से किस अपभ्रंश से हुआ है। देखिए पश्चिम हिंदी का जो विकास हुआ है वो हुआ है शोरसेनी से। शोरसेनी बहुत इंपॉर्टेंट है। और देखिए दोस्तों यहाँ पर अगर बात करें पश्चिम हिंदी की कौन कौन सी भाषा आती है, 5 आपको याद रखनी है, और ट्रिक क्या है, बी 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 सी सी, कौन कौन सी, देखिए ब्रज बांगरू बुंदेली, ब्रज बांगरू बुंदेली, ब्रज बांगरू बुंदेली, इसके अलावा कोरवी और कन्नौजी, कोरवी कन्नौजी, और कोरवी को क्या कहते हैं, खड़ी बोली भी कहते हैं। तो यह जो 5 जो आपको बोली दिखाई दे रही है यह पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत आती है ना। अब यहां पे है जैसे मागधी की बात करते हैं, तो मागधी यानी मगध वाला जो क्षेत्र था, मगध जहां पे भाषा बोली जाती थी, तो मगध कहां पे था, बिहार वाला जो क्षेत्र था। मगध क्षेत्र आपको वर्तमान में कहां पे दिखेगा, बिहार में दिखेगा। तो बिहार वाला जो क्षेत्र है, बिहारी यानी बिहारी जो भाषा आ गई, बिहारी जो बोली आ गई, बिहारी, इसके अंतर्गत आ गया असमिया, असम की बात करें असमी के अंतर्गत, इसके अलावा उड़िया आ गया, तो भोजपुरी भी आ गया, तो ये मगधी के अंतर्गत आते हैं, मागधी भाषा के अंतर्गत। अब आता है अर्धमागधी के अंतर्गत। अब देखिए दोस्तों कुछ कंफ्यूज होंगे कि अर्धमागधी में क्या आता है। अर्धमागधी पूर्वी हिंदी आती है, यानी अर्धमागधी के अंदर पूर्वी हिंदी आती है, और इसमें 3 चीजें आती हैं। कौन कौन सी? इसमें आता है दोस्तों, आपको ध्यान रखना है ए बी सी, इसमें ध्यान रखना है ए बी सी, कौन कौन सी, ए बी सी, यानी ए का मतलब हुआ यहां पे हुआ, ध्यान रखना है, ए का मतलब अवध बघेली छत्तीसगढ़ी, अवध बघेली छत्तीसगढ़ी, तो ये अर्धमागधी के अंतर्गत। तो क्वेश्चन नंबर 30 का राइट आंसर देख लिया आपने। 31वां क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी बोली पश्चिमी हिंदी की नहीं है। अभी हमने डिस्कस किया था, आप समझ चुके होंगे, जो ऑप्शन नंबर बी है वह नहीं है। यह किसकी है? पूर्वी हिंदी की, आपने देखा। तो खड़ी बोली हरियाणी बुंदेली, अभी देखा था ना, एक ट्रिक हमने देखा था। पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत क्या था, बी 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 सी सी,
यानी ब्रज, बांगरू, बुंदेली, कन्नौजी, और इसके अलावा जो सी था वो कोरवी था, कोरवी, जिसे हम क्या बोलते हैं, खड़ी बोली भी कहते हैं। तो ये 5 इसके अंतर्गत आती है। क्वेश्चन नंबर 32 है, निम्नलिखित में से तत्सम शब्द क्या है? तत्सम शब्द साफ पता चल रहा है, ऑप्शन नंबर जो सी है, सर्प, यही है। देखिए पत्थर का मतलब क्या होता है? पत्थर का अगर आप तत्सम देखें तो वो होता है प्रस्तर। ध्यान रखना, प्रस्तर क्या होता है? प्रस्तर। तो प्रस्तर क्या होता है? ये होता है पत्थर का। सूरज का सूर्य, कान का कर्ण, तो ये गलत हो गया। 33वां क्वेश्चन है, सप्तऋषि शब्द, जो सप्तऋषि शब्द है इसका संधि विच्छेद क्या होगा? देखिए सप्तऋषि 7 ऋषियों से बना है, यानी 7, तो सप्त तो आएगा ही आएगा, तो ये वाला तो गलत हो गया। तो पहले तो देखिए दोस्तों, इसका जो राइट आंसर होगा ये भी गलत होगा, ये इसका सही होगा, सप्त ऋषि, ऑप्शन नंबर जो डी है ये सही होगा। जो री होता है ना, ये वाला नीचे आ जाता है, ये अर बन जाता है। अगर आप इसकी बात करें, जैसे ये बनेगा आ धन री बराबर बनेगा अर, तो यानी गुणवाचक संख्या में बनता है, तो ये आता है सप्त धन ऋषि में। क्वेश्चन नंबर 34 है, आ वर्ण का बहुत सरल क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा जा चुका है और बेसिक सा क्वेश्चन है, तो कंठ से संबंधित होगा। निम्नांकित को शुद्ध वाक्य चुनिए, यानी शुद्ध वाक्य कौन सा है? हमारी बहन विदुषी है, वह लोग आ गए हैं, गीता सबसे श्रेष्ठतम ग्रंथ है। देखिए आप इसे क्या कर सकते हैं, एलिमिनेशन से भी अलग कर सकते हैं। तो सबसे और श्रेष्ठ, देखिए दोस्तों एक ही चीज को बता रहे हैं, अरे एक ही शब्द 2 बार यूज नहीं हो सकता, तो ऑप्शन नंबर बी तो सबसे पहले गलत। वह लोग आ गए हैं, तो वह लोग आ गए हैं, इसका क्या होगा? अगर यहां पे वे लोग आता तो वह सही होता। देखिए बहन थोड़ा अलग लग रहा है, वैसे तो थोड़ा इन दोनों में कंफ्यूज है, ऑप्शन ए और डी में, तो वैसे ज्यादातर सही जो डी है। अगर इसमें थोड़ा कंफ्यूज होता है, इसमें आंसर में चेंज होना तो नीचे पिन करा देंगे, लेकिन ऑप्शन नंबर डी सही होगा, क्योंकि मुझे पर्सनली लग रहा है कि बहन अशुद्ध शब्द है, इसलिए ये गलत है। बाकी ऑप्शन नंबर डी इसका सही होना चाहिए। अगर इस क्वेश्चन में थोड़ा कंफ्यूज होता है, क्या इसमें चेंज कराने की बात होती है, तो इसका आंसर मैं पिन करवा दूंगा। वैसे तो सही है, ऑप्शन नंबर डी ही इसका राइट होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 36 है यहाँ पे, और प्रिय प्रवास किस कवि का है? देखिए प्रिय प्रवास जो कवि हैं वो है ऑप्शन नंबर सी, अयोध्या सिंह उपाध्याय। तो हरिओद अयोध्या सिंह उपाध्याय। घी का घृत होता है, घी का क्या होता है? घृत, घृत घी का। विशेषक किसे कहते हैं? विशेषक यानी जो विषय को जानने वाला हो, तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा, यानी विषय को विशेष रूप से जानने वाला। निम्नलिखित शब्दों में अर्थ की दृष्टि से भिन्न शब्द चुनिए। अब देखिए लक्ष्य, उद्देश्य, उत्कर्ष और निशाना। अब कुछ जाएंगे ऑप्शन नंबर डी में, कुछ जाएंगे ऑप्शन नंबर सी में, तो इसका सही क्या होगा? देखिए उत्कर्ष का मतलब होता है विकास। क्या होता है? विकास। क्या होता है? विकास, डेवलपमेंट करना, उन्नति करना, यह होता है उत्कर्ष का। लक्ष्य का अलग चीज हुआ, उद्देश्य भी अलग चीज हुआ। उद्देश्य का मतलब विकास करना नहीं हो सकता। निशाना, लक्ष्य, आपका लक्ष्य क्या है? यहां जाना है, पुलिस बनना है। अच्छा आपका निशाना क्या है? आपका टारगेट क्या है? आपको पुलिस बनना है। आपका उद्देश्य क्या है? आपको पुलिस बनना है। आपका विकास क्या है? पुलिस बनना है। तो अपने आप पता चल रहा है कि ऑप्शन नंबर जो सी है वो गलत है, उत्कर्ष ये नहीं आएगा, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। तो ध्यान रखना, ऑप्शन नंबर सी इसका सही है। क्वेश्चन नंबर 40 से सज्जन शब्द का विलोम होगा, सज्जन का दुर्जन, सज्जन का दुर्जन, तो ऑप्शन नंबर जो डी है वही सही होगा। पो 12 होना, अब पो 12 होना क्या है? ये मुहावरा है, लोकोक्ति तो नहीं है। ये क्या है? पो 12 होना का मतलब होता है ये क्या है? प्रकार का मुहावरा है। तो कई बार दोस्तों ये पूछा जाता है और काफी इंपॉर्टेंट है, पो 12 होना। तो यहां तक दोस्तों आपने देख लिया, पो 12 होने का मतलब एक मुहावरा है। अच्छा अगर मैं आपसे पूछूं कि पो 12 होने का मतलब क्या होता है, तो आप बता पाओगे कि पो 12 का मतलब क्या होता है? इस मुहावरे का अर्थ क्या होता है पो 12 होना? तो पो 12 होने का मतलब होता है कि लाभ ही लाभ होना, हर जगह से लाभ ही लाभ होना। तो फिर यहां पे बात करते हैं, अगला क्वेश्चन 42वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द अनिश्चित संख्यावाची है? अब अनिश्चित, देखिए 50 एक निश्चित संख्या है, तिगुना भी एक निश्चित संख्या यानी 3 गुना निश्चित संख्या है, आधा, आधा भी एक निश्चित संख्या है, लेकिन दसियों एक निश्चित संख्या नहीं है। दसियों कितने? 10, 1010, 1,10,000, 110, है ना? तो दसियों क्या आएगा? ये अनिश्चित वाची संख्या में आएगा। 42वां का ऑप्शन नंबर डी। अब है 43वां क्वेश्चन है, और ये ध्यान रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, इस विराम चिन्ह को पहचानिए। अगर आपको साफ ना दिखे तो यहां पे बता दूं, यहां पे ऐसा लिखा है, एक पॉइंट यहां पे लिखा है और यहां पे ये दूसरा पॉइंट और फिर यहां पे ये, यानी ये है। तो इस चिन्ह को क्या कहते हैं? तो दोस्तों आप बताइए इस चिन्ह को क्या कहते हैं? तो इसे कहते हैं ऑप्शन नंबर जो सी है, अर्ध विराम। अब आपके मन में वैसे तो सभी जानते होंगे, लेकिन फिर भी मुझे बताना पड़ेगा। देखिए पूर्ण विराम कहते हैं ये वाला,
ये होता है पूर्ण विराम। अल्प विराम किसे कहते हैं? अल्प विराम कहते हैं कोमा को, जिसे इंग्लिश में हम कोमा कहते हैं, इसे कहते हैं अल्प विराम। अर्ध विराम यानी दो लाइन, दो बिंदु और दूसरे बिंदु में छोटा सा नीचे से यहाँ पे अल्प विराम टाइप का, एक बिंदु और एक अल्प विराम, ये आता है अर्ध विराम में। उप विराम, अब उप विराम में क्या आता है? उप विराम में आता है दो केवल बिंदु, उप विराम में दो बिंदु और अर्ध विराम में दो बिंदु और दूसरे बिंदु के नीचे यहाँ पे ये वाला। तो ये आप समझ चुके होंगे कि उप विराम में केवल दो बिंदु और अर्ध विराम में दो बिंदु और यहाँ पे एक छोटा सा कोमा टाइप का। तो ये हो गया ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 44 है, निम्नलिखित शब्दों में से किस शब्द में उपसर्ग एवं प्रत्यय दोनों जुड़े हैं? देखिए उप शब्द की बात करें तो यहाँ पे उपकारक है, उप यहाँ पे प्रत्यय है, और कारक की बात करें तो कारक में क्या प्रत्यय हो गया? कारक में जो प्रत्यय है वो का प्रत्यय है, का क्या है? प्रत्यय है, और उप यहाँ पे उपसर्ग है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। आलोचना करने वाला आलोचक, आलोचना करने वाला आलोचक, बिनु पद चले बिनु सुने काना। देखिए यूकेएसएससी ने भी क्वेश्चन पूछा था और इसका आंसर क्या होता है? इसका आंसर होता है जो आपको मिलेगा ऑप्शन नंबर ए, यानी विभावना। विभावना किसे कहते हैं? विभावना उस अलंकार को कहते हैं जब किसी बिना कारण के ही काम हो जाता है, यानी बिना पैर के ही क्या चल रहे हैं, यानी बिनु पद चले सुने बिनु काना, यानी बिना कान के सुन रहा है और बिना पैर के चल रहा है, तो बिना कारण का ही काम हो रहा है, तो उसे कहते हैं विभावना। जहां पर बिना कारण के कार्य हो उसे विभावना कहते हैं। 46वां क्वेश्चन आपने देख लिया है। देखिए दोस्तों एक बार कहेंगे, अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर कर लीजिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 47, निम्नलिखित में से गुणवाचक विशेषण छांटिए। अब गुणवाचक, देखिए गुण क्या है? कुरूप। अपने आप पता चल रहा जो कुरूप है वो एक गुण का रूप है, रूप यानी रूप, कुरूप, तो यह क्या आ गया? गुणवाचक में आ गया। सत्याग्रह, देखिए सत्य धन आग्रह, सत्य धन आग्रह, तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। अब इसमें संधि कौन सी होगी? आप अगर बता सकते हो तो इसमें कौन सी संधि होगी? दीर्घ संधि, गुण संधि या वृद्धि संधि? तो तीन ऑप्शन में से राइट आंसर कौन सा होगा जरूर कमेंट बॉक्स में दीजिए। सत्याग्रह में। क्वेश्चन नंबर 48 का आप नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर दें कि इसमें कौन सी संधि है सत्याग्रह में। क्वेश्चन नंबर 49, दरिद्रता निम्नलिखित में से किस संज्ञा भेद का है? देखो दरिद्रता, दरिद्रता किसके अंतर्गत आएगी? दरिद्रता जो आएगी वो आएगी आपके भाववाचक के अंतर्गत। किसके अंतर्गत आएगी? भाववाचक के अंतर्गत। दरिद्रता भाव है, दरिद्रता क्या है? एक भाव है, तो ये हो गया ऑप्शन नंबर ई। आटे दाल का भाव, आटे दाल का भाव यानी वास्तविक कष्ट का पता चलना कि एक्चुअल स्थिति क्या है वो पता चलना। 50 का ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो गया। क्वेश्चन नंबर 51 है, निज भाषा उन्नति अहे सब उन्नति के मूल। बहुत प्रसिद्ध लाइन है कि निज भाषा उन्नति अहे सब उन्नति के मूल, बिन निज भाषा ज्ञान के मिठन न हिय कासूल। ये लिखा था भारतेंदु हरिश्चंद्र ने। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है और ऑप्शन नंबर डी जो है ये राइट आंसर है। अनेक, देखिए अनेक हमेशा बहुवचन में प्रयोग होगा, तो अनेक लोग, अनेक व्यक्ति, तो ये बहुवचन में ही हमेशा प्रयोग होता है। क्वेश्चन नंबर 53 है, चमकीला शब्द में प्रत्यय होगा। देखो चमकीला, चमकीला में आपको बताना है प्रत्यय कौन सा होगा, तो आंसर दीजिए दोस्तों। इसका आंसर क्या हो सकता है? इला प्रत्यय, इला प्रत्यय, आ प्रत्यय या किला प्रत्यय। तो किला तो सबसे पहले आप डिलीट करोगे। चमकीला को अगर आप तोड़ोगे तो चमक धन इला, तो इलानी बड़ी ई की मात्रा आपको दिखाई दे रही है, चमक आप अलग करोगे, फिर यहाँ पे बड़ी ई की मात्रा आपने जोड़ा तो चमक धन इला, तो ऑप्शन नंबर ए ही इसका राइट आंसर होगा। तो ये हो गया। 54वां क्वेश्चन है, गलत युग्म को आपने चयन करना है। अनिल हवा, अनुसरण पीछे चलना, अस्तु का अच्छा, अभिराम का अभिराम। अब इसका राइट आंसर क्या होगा? देखो ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। अभिराम का मतलब क्या होता है? देखो अभिराम का मतलब होता है अच्छे लगने वाला, यानी अच्छे लगना वाला क्या होता है? अभिराम होता है। और अभिराम का मतलब होता है जो रुकना वाला हो, तो रुकने से संबंधित तो बिल्कुल नहीं है अभिराम, इसलिए क्या है? अलग है। तरणी को सूर्य कहते हैं तो तरणी को कहते हैं नाव। ऑप्शन नंबर ए ही इसका सही होगा। तरणी, तरणी बार बार पूछे जाते हैं क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट है। हिंदी में स्पष्ट व्यंजनों के कितने वर्ग है? देखिए दोस्तों स्पष्ट व्यंजन स्पर्श व्यंजनों के से रूप में बनते हैं। कहां से लेकर मां तक इनकी संख्या होती है 25 इनकी संख्या आपको सामान्यतः दिखती है, और इनके जो वर्ग आते हैं ये आते हैं 5। ऑप्शन नंबर जो बी है ये इसका सही है। क्वेश्चन नंबर 57 है, और 57 यहां पे आपको दिखाई दे रहा है कि किस शब्द की वर्तनी अशुद्ध है? आशीर्वाद बिल्कुल सही है। बहुत स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं, जो ये रा आता है ना, ये रा आगे जुड़ता है वाह में, तो बिल्कुल 100% सही है। दीपावली भी सही है। पीतांबर, अत्यधिक, देखिए अत्याधिक अगर बड़ी आ की मात्रा आती है तो गलत हो जाता।
पीतांबर गलत है, पीतांबर होता है, बड़ी की मात्रा आती है, पीतांबर, तो पीतांबर गलत है, पीतांबर सही होता है, पीतांबर सही होता है। तो 58 की बात करेंगे, निम्नांकित में से संयुक्त वन, अब संयुक्त वन कौन सा है, जिस संयुक्त वन साफ पता चल रहा है कि क्या है, तो किससे बनता है, आधा जा और फिर या, यानी यहां से बनता है, तो इनसे मिलकर क्या बनता है, ज्ञा बनता है। तो यानी यहां तक दोस्तों ये आपने देख लिया है। और अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन, यह है 59वां, देवनागरी लिपि का विकास किससे हुआ। बहुत सिंपल प्रश्न है और ब्राह्मी भाषा से इसका विकास हुआ। वागीश यानी वाग, वाग वाक, वाक यानी गले, ईश यानी स्वामी, गले का स्वामी, तो आप बताइए गले के स्वामी किसे कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर जो ई है दोस्तों, ए है, ये सही है, वाक धन ईश, वाक धन ईश, वाक धन ईश इसका सही है। 61वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से शुद्ध शब्द कौन सा है। अब शुद्ध शब्द होता है ग्रह, जब भी ये आता है, ये वाली रा जुड़ती है तो ये हमेशा ऐसे में बन जाती है, यानी ये वाली, तो ऑप्शन नंबर सी सही है, अनुगृहित, गृहित, गृहित, ग्रहित नहीं, गृहित, गृहित। ध्यान रखना, एक होता है जैसे ग्रह, ये वाला ग्रह, तो ध्यान रखना ये वाली मात्रा जुड़ती है, गृहित, तो ऑप्शन नंबर ये इसका सही होगा। और ध्यान रखना बड़ी की मात्रा जुड़ेगी, अनुग्रहित, गृहित ये वाला गलत होगा, बड़ी की मात्रा अनुग्रहित। क्वेश्चन नंबर 63 की बात करें, संवाद किसे कहते हैं। संवाद का मतलब बातचीत वगैरह, है ना, हम आपसे बात कर रहे हैं, आप हमसे बात कर रहे हैं, तो ऑप्शन नंबर जो बी है ये सही है। निम्नांकित शब्दों में से संधि की दृष्टि से कौन सा विच्छेद शुद्ध नहीं है। अब शुद्ध बताना है, देखिए, उन धन मेष, निह धन चल, महाधन इंद्र, यदि धन अपि। देखो यदि धन अपि सबसे पहले भी पूछा गया था, आपने देखा, यद्यपि आपने देखा, तो बिल्कुल ही सही है, यदि धन अपि, यण संधि यह बन रहा है ना। महाधन इंद्र, आ धन ई ए बनेगा, महेंद्र ये भी सही है। निश्चल, निश्चल हा की मात्रा है, यानी विसर्ग है तो सा जुड़ेगा यहाँ पे, सलजम वाला सा, तो निश्चल बनेगा, ये गलत है, ऑप्शन नंबर ए उन्मेष। ध्यान रखना, उन्मेष इसका सही आंसर नहीं है, ये इसका शुद्ध क्या है, विच्छेद नहीं है। तो उन्मेष का क्या होता है, देखिए उन्मेष का होता है उत, उत धन मेष, उत धन मेष, उत, उत आता है यहां पे, ध्यान रखना, उत्मेष, उन्मेष ये बनता है, यानी व्यंजन संधि का एग्जांपल है। अब एक है 64वां क्वेश्चन है कि निम्नलिखित शब्द में वर्तनी विश्लेषण कीजिए। देखिए इसका आंसर तो वैसे थोड़ा कंफ्यूजिंग है, लेकिन इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर जो बी है वो सही होगा, यानी चिन्ह, यानी जो ये हा वाला है ये यहां पे आना चाहिए था, तब ये सही होता। खैर इस क्वेश्चन पे थोड़ा डाउट है, अगर कंफ्यूज होता है तो आपको नीचे कमेंट बॉक्स में डिस्कस करा दिए जाएंगे, लेकिन मैक्सिमम चांस है कि ऑप्शन नंबर जो बी है ये सही है, क्योंकि श्रीमान बिल्कुल ऐसा लिखा जाता है। देखिए श्रीमान अगर आप यहाँ पे जोड़ने की कोशिश करते होगे तो श्री को आप किसे जोड़ेंगे, शाह, फिर आधा रा और बड़ी की मात्रा। देखिए दोस्तों ये है आपका श्री, है ना, तो श्रा कैसे बनता है, सलजम वाली सा से बनता है ना, तो सलजम वाली सा आपने जोड़ दिया, ये रा वाली यानी प्लस यानी रा यहाँ पे जुड़ गया हलंत वाला, तो ये हो गया श्रा। अब यहाँ पे बड़ी ई की मात्रा है, तो बड़ी ई की मात्रा में आपने जोड़ा बड़ी ई, तो श्री तो बिल्कुल सही है। फिर आ गया मान के जोड़ गए, तो मान में मां धन आ धन न धन आ, तो ये तो बिल्कुल 100% सही है। धैर्य भी सही है, हृदय भी सही है, तो चिन्ह ही इसका गलत है। चिन्ह हा और इन दोनों का जो कर्म है थोड़ा क्या है, गलत है, इसलिए ऑप्शन नंबर 20 का सही होगा। क्वेश्चन नंबर 65 है, कौन सा शब्द ऊंचा का पर्यायवाची है। ऊंचा होता है उत्तुंग यानी शिखर, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट होगा। राम अवतार में कौन सी संधि है, राम अवतार। अब राम अवतार यानी राम अवतार, तो राम अवतार, देखिए अगर आप इसे जोड़ोगे तो ये होगा राम धन अवतार, है ना, राम धन अवतार, आ धन आ, राम आ और अवतार में भी आ, तो आ धन आ क्या जोड़ा, आ हुआ, बड़ा आ हुआ, तो बड़ा आ किस में होगा, गुण संधि में, दीर्घ संधि में, वृद्धि संधि में, तो बिल्कुल जी ऑप्शन नंबर ए यानी दीर्घ संधि इसका सही होगा। अष्टाध्यायी किसने लिखी, पाणिनि ने लिखी। अब अष्टाध्यायी, अष्ट यानी 8, 8 जो 8 अध्याय उनका एक समाहार, तो ये क्या होगा, द्विगु होगा, जहां पे संख्यावाचक मिलेगा द्विगु आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 68 है, द्वंद्व कहां पे आता है, जहां पे आपको दिखेगा माता पिता भाई बहन, ये वाले शब्द द्वंद्व में आते हैं। निम्नांकित में पहाड़ का पर्यायवाची है उपल, भूधर, प्रस्तर, शिला। अब पहाड़ का जो पर्यायवाची होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए। देखो प्रस्तर की बात करें तो प्रस्तर का आपको मिलेगा पत्थर, शिला की बात करें तो शिला भी आपको क्या मिलेगा, पत्थर मिलेगा, और उपल का मतलब भी एक पत्थर होता है, तो ऑप्शन नंबर बी ही इसका सही होगा। 69 क्वेश्चन है, निम्नांकित में से किस शब्द में भाववाचक संज्ञा है। भाव, भाव किस में होगा, देखो भाव जो आपको दिखाई देगा वो मिठास में दिखाई देगा, ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। 71वां क्वेश्चन है,
निम्नांकित में विदेशी शब्द है, विदेशी कुर्ता। देखिए बहुत बार पूछा जा चुका है, कुर्ता की बात करें तो कुर्ता किस भाषा का शब्द है? तुर्की भाषा का शब्द है। किस भाषा का शब्द है? तुर्की भाषा का शब्द है। मुगल बेगम का कुर्ता चारपाई पे पड़ा है। तो यहाँ पे जितने भी जो शब्द आए तुर्की भाषा के हैं, तो ऐसे भी आप याद कर सकते हैं ट्रिक के माध्यम से। निम्नांकित में शुद्ध वर्तनी सृष्टि, सृष्टि, सृष्टि। अब देखिए दोस्तों इसका आंसर क्या होगा, आप कमेंट बॉक्स में दीजिए कि 72वें क्वेश्चन का जो राइट आंसर क्या होगा। तो ऑप्शन नंबर जो सी है यही इसका सही होगा, सृष्टि ऐसा लिखा जाता है। पेड़ से पत्ते गिरता है, देखो पेड़ से पत्ते गिरते हैं, तो पेड़ से पत्ते गिरते हैं यानी अलग होते हैं, तो अपादान अलग होने के संदर्भ में ऑप्शन नंबर डी इसका सही है। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 74 की बात करेंगे। अंतःस्थ व्यंजन क्या होता है? देखिए अंतःस्थ व्यंजन होते हैं या, रा, ला, वा, या, रा, ला, वा, या, रा, ला, वा। तो ये 4 शब्द होते हैं अंतःस्थ, और अंतःस्थ में यह कौन सा नहीं है? यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो आपको ए दिखाई दे रहा है, यानी ये नहीं है। अब है निम्नांकित वाक्यों में अशुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। यह वही व्यक्ति है जो परसों बाजार में मिला था, उसके हाथ में जो पुस्तक है वह मेरी है, मुझे दिल्ली जाना है, यह लोग अच्छे आदमी हैं। तो अशुद्ध वाक्य का चयन करना है उसके। आप इसका राइट आंसर क्या होगा 75 की बात करें तो देखिए दोस्तों इसका राइट आंसर आप पता कीजिए कि इसका राइट आंसर क्या होगा। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वह ऑप्शन नंबर डी, यानी यह लोग अच्छे आदमी हैं। अब देखिए लोग भी कह दिया है और आदमी भी कह दिया, यह लोग अच्छे हैं सिंपली कहते तो सही हो जाता, लेकिन यह लोग अच्छे आदमी हैं तो देखिए दोनों एक साथ आ रखे हैं दोनों शब्द, तो इसलिए यह गलत हो गया। लोग और आदमी का मतलब क्या हुआ? एक ही हुआ। तो दोनों जो एक समानार्थी शब्द है एक वाक्य में कभी भी नहीं आते हैं, तो ऑप्शन नंबर जो डी होगा वही इसका राइट होगा। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, अब है निम्नांकित में अशुद्ध वर्तनी का जो शब्द है वह चयन करना है। सौंदर्य, मुनि, क्षत्रिय और पूज्य। देखिए पूज्य गलत है, पूज्य होता है। पूज्य क्या होता है? पूज्य, पूज्य। तो पूज्य इसका सही होगा, यानी ऑप्शन नंबर जो डी होगा वह सही होगा। 77वां क्वेश्चन है कि बंधन शब्द का शुद्ध वर्तनी क्या है? बंधन, देखो बंधन ये तो बिल्कुल गलत है, ये इसका तो कोई मतलब ही नहीं है। ब ये भी बिल्कुल गलत है। ऑप्शन नंबर जो सी है दोस्तों वही सही है, ब न ध बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर जो सी है यही इसका सही है। क्वेश्चन नंबर 78 है कि तन पर नहीं लता पान खाइए अलबत्ता, यानी झूठा दिखावा करना। ऑप्शन नंबर जो बी है वो सही होगा। हिंदी का सर्वप्रथम प्रकाशित पत्र कौन था? तो दोस्तों वह जो सर्वप्रथम जो प्रकाशित पत्र था उसका नाम क्या था? वह था उदंत मार्तंड। क्या नाम था? उदंत मार्तंड। अब उदंत मार्तंड की बात करते हैं तो काफी इंपॉर्टेंट नाम है और कई बार यहां से प्रश्न बनते हैं। तो देखिए दोस्तों उदंत मार्तंड की बात करें तो 30 मई 1816, 30 मई 1826 सॉरी 30 मई 1826 को यह प्रकाशित हुआ था। ध्यान रखना 30 मई 1826 को प्रकाशित हुआ था और बंद भी हो गया था 4 दिसंबर को। 4 दिसंबर 1826 को ही यह बंद हो गया था। कौन थे यहाँ पे? ये थे जुगल किशोर। कौन थे? जुगल किशोर, जुगल किशोर। तो काफी इंपॉर्टेंट नाम है और ध्यान रखना यहां से ये प्रश्न पूछे जाते हैं, जुगल किशोर वगैरह। 80वां क्वेश्चन है कि निम्नांकित में कौन सा शब्द देशज नहीं है? देशज यानी देखिए खटिया हो गया, साइकिल तो आप सभी जानते हैं ये इंग्लिश भाषा का है, तो ये अपने आप ऑप्शन नंबर सी यहां से गलत हो गया, विदेशी भाषा का शब्द है। निम्नांकित में से कौन सा कथन सही है? समास में वर्णों का मेल होता है, संधि में पदों का मेल होता है, समास में पदों का विच्छेद होता है, संधि के वर्णों के मेल से विकार उत्पन्न होता है। जी दोस्तों जब संधि मिलेगी तो विकार उत्पन्न होगा, यानी जब दो शब्द मिलेंगे या 2 अक्षर मिलते हैं तो तीसरा बनता है, तो विकार अपने आप ही हो गया। तो ऑप्शन नंबर सी ही इसका सही होगा। क्वेश्चन नंबर 82 है, यह वह उसने उन्होंने, इन शब्दों को क्या कहा जाता है? जी इन्हें कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी यानी सर्वनाम को। तो ये किसके जगह में होते हैं? संज्ञा के शब्द के जगह में यूज होते हैं, तो इन्हें सर्वनाम कहते हैं। 83 क्वेश्चन है, निम्नलिखित वे शब्दों में से कौन कारक का एक प्रकार नहीं है? कारक का प्रकार नहीं है। देखिए कर्ता ने कर्म को करण से, तो क्रिया तो कोई कारक नहीं है, तो ऑप्शन नंबर जो सी है वो राइट है। 84वां क्वेश्चन है, पर्यावरण परिधन आवरण, यानी ऑप्शन नंबर डी पर्यावरण परिधन आवरण। खद्योत, देखिए खद्योत शब्द का मतलब होता है खरगोश, गलत। तारा तो बिल्कुल भी नहीं, और ऑप्शन नंबर जो सी है जुगनू, ये बिल्कुल सही है। खद्योत बोलते हैं जुगनू को, खद्योत कहते हैं जुगनू को। जो लिंग विभक्ति या वचन आदि के अनुसार परिवर्तित ना हो, अब जो परिवर्तित ना हो इसका मतलब जिसका व्यय ही ना हो वो कौन सा होगा? अव्यय होगा। ऑप्शन नंबर जो बी है वह सही होगा। उन्नति शब्द में कौन सी संधि है? उन्नति, देखिए उन्नति, अब यह भी काफी इंपॉर्टेंट है और उन्नति शब्द का आपने आंसर बताना है कि उन्नति में कौन सा होगा। देखिए दोस्तों अगर आप इसका विच्छेद करोगे तो वह आएगा उत, यानी ये व्यंजन संधि आ गया उत धन। ध्यान रखना उत धन नति, उत धन नति,
तो यानी उत्त आ रखा, यानी त आ रखा, त यानी विसर्ग संधि, तो सॉरी विसर्ग संधि कह रहे हैं, इसे कहेंगे व्यंजन संधि। ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा, ऑप्शन नंबर ए व्यंजन संधि। क्वेश्चन है यहाँ पे 28वां क्वेश्चन है यहाँ पे कि किसी के कहे गए कथन को व्यक्त करने के लिए किस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है, बहुत बार पूछा जा चुका है, और इसे कहते हैं उद्धरण चिन्ह। यानी जब किसी ने कह दिया तो उसी वाक्य को दोहराने के लिए हम उद्धरण चिन्ह का प्रयोग करते हैं। क्वेश्चन नंबर है उधो को ना लेना ना माधो को देना, यानी किसी से कोई काम का मतलब ही नहीं, यानी लेन देन में साफ रहना, अपने काम से काम रखना, भक्ति भाव से दूर रहना, हिसाब साफ रखना, तो अपने काम से काम रखना, यही होता है उधो का ना देना ना माधो से कुछ लेना, कुछ भी, है ना। कटाक्ष का पर्यायवाची नहीं है, कटाक्ष का मतलब व्यंग्य, आलोचना, आक्षेप या छीटाकशी। देखो कटाक्ष मतलब किसी को, कोई व्यक्ति है उसकी बातों पर हमें कटाक्ष करना है, उसको उसके बारे में कुछ बोलना है तो कटाक्ष कर सकते हैं, तो यानी इसका मतलब हम उसकी आलोचना कर सकते हैं। आक्षेप यह भी इसी का प्रकार है, आक्षेप भी, और यहां पे है व्यंग्य, तो उस पर हम व्यंग्य भी कर सकते हैं। छीटाकशी कोई गलत शब्द हो गया, छीटाकशी इसका कोई मतलब नहीं है, ऑप्शन नंबर डी ही इसका राइट होगा। 91 क्वेश्चन है हाथों हाथ मुहावरे का क्या अर्थ है। हाथों हाथ, हाथों हाथ यानी देखिए बहुत जल्दी, साथ साथ, लड़ाई, ये दोनों हाथ से, हाथों हाथ। देखिए हाथों हाथ का मतलब होगा बहुत जल्दी या साथ साथ। अब बहुत से स्टूडेंट यहाँ पे जाएंगे ऑप्शन नंबर बी पे साथ में, तो देखिए दोस्तों इसका राइट आंसर यह नहीं होगा। हाथों हाथ का आपको बताना है कि इसका राइट आंसर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर जो ए है बहुत जल्दी, ये सही होगा। बाहर कोई खड़ा है इस वाक्य में कौन सा है, देखिए कौन सा सर्वनाम है। देखिए बाहर कोई खड़ा है संबंधवाचक बिल्कुल नहीं, पुरुषवाचक, अनिश्चितवाचक या निजवाचक, कोई शब्द की बात करें तो बाहर कोई खड़ा है, तो यहाँ पे अनिश्चित है, कौन खड़ा है पता नहीं है, तो निश्चित ही अनिश्चितवाचक जो सर्वनाम है वह इसके अंतर्गत आएगा। 93 क्वेश्चन है निम्नलिखित शब्दों में तत्सम शब्द चुनिए। तत्सम शब्द देखिए आंसू का अश्रु होता है, गलीचा, गलीचा शब्द देखिए दूसरी भाषा से आ रखा है तो ये तत्सम शब्द बिल्कुल नहीं होगा। सुंदर भी ठीक है। चूड़ी, ये देखिए दोस्तों चूड़ी पे थोड़ा कंफ्यूज है, इस क्वेश्चन पे थोड़ा डाउट है, या तो इसका आंसर क्या होगा, सुंदर का सौंदर्य भी हो सकता है या चूड़ी यहां पे हो सकता है। देखिए आंसू तो 100% गलत है, गलीचा विदेशी भाषा का शब्द है इसलिए तत्सम शब्द के अंतर्गत आएगा नहीं। अब बचे दो, सुंदर और चूड़ी। देखिए सुंदर का शायद सौंदर्य हो शायद, लेकिन ऑप्शन नंबर बी पे हम चल रहे हैं। इस क्वेश्चन पे थोड़ा डाउट है दोस्तों, ये डाउट वाला क्वेश्चन है, इसका आंसर नहीं दे रहे हम। अगर आपको इसका आंसर आता है तो जरूर दीजिए। वैसे तो हमें लग रहा है कि इसका आंसर ऑप्शन नंबर जो बी है चूड़ी वह होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 94 की बात करते हैं फिलहाल कि निम्नांकित शब्दों में से कौन सा शब्द प्रा उपसर्ग है। प्रा उपसर्ग देखिए प्रतिकूल, प्रतिकूल यानी प्रति उपसर्ग हो गया। बी है यहाँ पे प्रत्यक्ष, इसमें भी प्रति उपसर्ग है। प्रत्याशा, प्रतिधन, आशा। प्राचार्य की बात करें, देखिए प्राचार्य में प्रा उपसर्ग होता है और आचार्य जो ये होता है शब्द होता है, यानी आचार्य मूल शब्द है, और जब ये दोनों मिलते हैं तो प्राचार्य बनता है, यानी ऑप्शन नंबर जो बी है वो सही, डी है वो सही है। निम्नलिखित शब्दों में अप उपसर्ग नहीं है। अप उपसर्ग किसमें नहीं है, अपमान में, अप्रोक्ष में, अपशब्द में, अपहरण में, तो इसका आंसर क्या होगा दोस्तों, इसका आंसर दीजिए, इसका आंसर क्या होगा। तो जी हाँ दोस्तों अप उपसर्ग नहीं है, बी में अप्रोक्ष में। देखिए परोक्ष एक शब्द होता है और आ इसमें प्रत्यय है, यानी आ इसमें सॉरी उपसर्ग है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट है। निम्नलिखित शब्दों में अशुद्ध शब्द का चयन कीजिए। देखिए सन्यासी तो यूकेएसएससी ने भी पूछा था, सभी ने सही किया होगा। उज्जवल, महत्व, ईर्ष्या। देखिए ऑप्शन नंबर जो ये बी सी है ये गलत है, महत्व ऐसा नहीं लिखा जाता, महत्व लिखा जाता है म, ह, आधा ता, फिर आधा ता और फिर वा, यानी जो त आता है दो ता दिखेंगे आपको, यानी यहां ध्यान रखना दोस्तों ये वाले ता दिखाएगा ना कि ये वाला, तो ये गलत होगा, ये सही होगा, तो महत्व ऐसा लिखा जाता है। तो 97 की बात करें, निम्न में से कौन सा कथन सही है। वर्ण और अक्षर में कोई भेद नहीं है। अरे क्यों नहीं है, भेद बहुत बड़ा भेद होता है, उच्चारण में ही भेद हो जाता है, तो ऑप्शन नंबर ए तो बिल्कुल गलत। शब्द जब वाक्य में प्रयुक्त होता है तो पद कहलाता है। अब बिल्कुल सही कहा इसने कि शब्द जब वाक्य में प्रयुक्त होता है तभी तो पद बनता है, तो ऑप्शन नंबर जो बी है वह सही है। शब्द जब वाक्य में प्रयुक्त होता है तो पद बन जाता है। शब्द को शब्दरूप भी कह सकते हैं, ये गलत हो जाएगा। तो वैसे ऑप्शन नंबर जो बी है ये ज्यादा सटीक है और राइट आंसर भी यही होगा। समास रचना प्रक्रिया में समस्त पद किसे कहते हैं। देखिए एनसीईआरटी में आपको आंसर मिलेगा, और ये समास रचना प्रक्रिया में जो समस्त पद होता है वो होता है पूर्व पद और उत्तर पद के संयोग से जो शब्द बनता है उसे कहते हैं समस्त पद। पूर्व पद,
प्लस उत्तर पद, क्योंकि समास दो पदों से मेल से बनता है ना। दो पद होता है, एक तो पहला पद होता है, एक दूसरा पद होता है। पहला पूर्व पद, दूसरा उत्तर पद। जब ये दो पद बनते हैं तो तीसरा पद बनता है, तो उसी को क्या कहते हैं, समस्त पद कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट है। कौमुदी, कौमुदी कहते हैं चांदनी को। ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर डी। यहां बैठा नहीं जाता कौन सा वाक्य है? अब यहां बैठा नहीं जाता, बैठा बैठा नहीं जाता, यानी बैठा नहीं जाता अपने आप पता चले कि भाव पैदा कर रहा है, यानी ऑप्शन नंबर जो ए है ये इसका राइट है। तो दोस्तों ये है एई वाला जो पेपर हुआ था अभी हाल ही में, उसका हमने यहाँ पे सॉल्यूशन आपको कराया है। उम्मीद है दोस्तों ये आपको काफी हेल्प करेगा आने वाले एग्जाम में। और तो यहां तक दोस्तों इतना ही है। आपको अगर पसंद आता है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, हमारे चैनल को सपोर्ट करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और पीडीएफ पीपीटी वगैरह अगर आप इसकी डाउनलोड करना चाहते हैं तो हमारा जो टेलीग्राम चैनल है उसे ज्वाइन कर लीजिए। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। अगर डिस्क्रिप्शन में आपको नहीं मिलता तो आप जो टेलीग्राम है वहीं पर देहरादून स्टडी पॉइंट सर्च करना, आपको मिल जाएगा और आप पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। तो धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं आपको नई वीडियो में। जय हिंद, जय उत्तराखंड, जय देवभूमि। और थैंक यू दोस्तों लाइक शेयर सपोर्ट करने के लिए।